भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट स्वागत है आप सभी का संस्कृति संवाद में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेवा। यहाँ हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति की, परंपराओं की, कला की, अध्यात्म और उन लोगों की जिन्होंने अपनी कला से संस्कृति को समृद्ध किया। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे त्रिपुरा के झुमुर गीतों में पूर्वोत्तर भारत के लोक जीवन की मधुरता। फिर चलेंगे कश्मीर, जहां महाकवि कल्हण ने इस क्षेत्र का इतिहास अपने ग्रंथ राजतरंगिणी में संजोया था। इस ग्रंथ में कश्मीर के इतिहास के साथ वहां की संस्कृति भी सांसें लेती है। विशेष साक्षात्कार में मुलाकात होगी विदुषी सरिता देवी से, जो शास्त्रीय संगीत परंपरा की सशक्त हस्ताक्षर थीं। इसके बाद मेरा गांव मेरी धरोहर में हिमाचल के खूबसूरत हिल स्टेशन कुफरी के सफर पर आपको ले चलेंगे, जहां बर्फीली चोटियां, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य और मंदिरों की घंटियों के स्वर एक मेक हो जाते हैं। और अंत में आपको दिखाएंगे साप्ताहिक सुर्खियां। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृति के संवाद का ये सफर। बारहवीं सदी में कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की, अर्थात धारा प्रवाह इतिहास। संगीत घराने अनेक हैं, ठुमरी के दो अंग, नाचत गावत। कुफरी गांव हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। जनसत्ता के प्रभाष जोशी पुस्तक के लोकार्पण एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया। लोक गायन हमारी सांस्कृतिक धरोहर का अनमोल हिस्सा है। हर क्षेत्र में लोकगीत अपनी अनूठी लय और भावों के साथ जीवन को रंग प्रदान करते हैं। झुमुर गीत भी जीवन में उल्लास का रंग घोल देता है। बोरो समुदाय के लिए झुमुर गीत जीवन की थकान मिटाने और खुशी मनाने का माध्यम है। ये उत्सव है मजदूरों के श्रम का। सच कहें तो झुमुर गीत लोक संस्कृति की आत्मा कहे जाते हैं। तो आइए सुनते हैं रंजीत गोगोई जी से झुमुर गीत।
নাচে যুগনু করে পত্রিকা এই সাহ বাগিচাত ঝুমুর নাচে যুগনু করে পত্রিকা तो अभी आपने सुना झुमुर गायन, जो लोक जीवन को सुरों में पिरो देता है। ये सिर्फ संगीत नहीं है, बल्कि श्रम, प्रेम और प्रकृति की समरसता का जीवंत प्रतीक है। सांस्कृतिक प्रस्तुति के बाद बढ़ते हैं सिने सर्कल की ओर, जिसमें हम आपको दिखाएंगे डॉक्यूमेंट्री फिल्म कल्हण, कश्मीर का सूर्य। आपको बताते चलती हूँ कि कल्हण के प्रसिद्ध ग्रंथ राज तरंगिणी में इतिहास की गौरवशाली धारा बहती है। कश्मीर का सूर्य है कल्हण की राज तरंगिणी। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि कश्मीर की संस्कृति, राजनीति और अध्यात्म का ऐसा जीवंत वृतांत है जिसमें राजाओं की कथाओं के साथ साथ उस युग की लोक चेतना भी बहती है। तो आइए देखते हैं फिल्म कश्मीर का सूर्य, जिसमें आप देखेंगे राज तरंगिणी की अद्भुत यात्रा। बारहवीं सदी में कल्हण ने राज तरंगिनी की रचना की। उस समय कश्मीर के शासक थे राजा जय सिंह। राज तरंगिनी का अर्थ है राजाओं की नदी, अर्थात धारा प्रवाह इतिहास। संस्कृत भाषा में काव्य शैली में रचित राज तरंगिनी भारत का सर्वप्रथम प्रामाणिक इतिहास है। इस ग्रंथ के 8 अध्याय हैं जिन्हें तरंग कहा गया है और इसमें कुल श्लोकों की संख्या है 7826। कल्हण ने अपने पूर्व हुए 11 विद्वानों के लिखे इतिहास का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और विवेचना के उपरांत उन्हें अपने स्रोत में शामिल किया। इसके अतिरिक्त अनुश्रुतियां, पुरातात्विक भग्नावशेष, सिक्के, प्रचलित परंपरा, मंदिर और भवनों के अभिलेख और धार्मिक कार्यों के अभिलेखों से प्राप्त सूचनाएं भी उनके स्रोत हैं। नीलमत पुराण को कश्मीर के प्राचीन इतिहास का आधार माना गया है। महाभारत काल से लेकर कल्हण ने अपने समय तक के इतिहास को राज तरंगिनी के 8 अध्याय में वर्णित किया है। कश्यप ऋषि की सवारी हुई भूमि, मां शारदा का वास जहां रहा हो, अनेक संतों, विद्वजनों और गुणीजनों की रही कश्मीर की इस पावन भूमि को कोटि कोटि नमन। कश्मीर वादी के श्रीनगर से लगभग 22 किलोमीटर दूर वो स्थान जिसे परिहासपोरा कहते हैं, यहीं जन्म हुआ था महान इतिहासकार कल्हण का। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। चौथे से छठे तरंगों में काकोट एवं उत्पल वंश का इतिहास है। 7वें और 8वें तरंग में कल्हण अपने समय और लोहार वंश के बारे में व्याख्या करते हुए समसामयिक राजा जय सिंह के गुण और दोषों का निष्पक्षता से वर्णन करते हैं। राजा दामोदर, रानी यशोमती, गुणानंद द्वितीय, ललितादित्य, अवंती बर्मन, रानी दीदा सभी का वर्णन है। काव्य में ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक अध्ययन की परंपरा कल्हण ने स्थापित की। संस्कृत भाषा में लिखी राज तरंगिणी में उस समय की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है, फिर वो राजनीति से जुड़ी हो या सामाजिक घटनाएं हो। यदि कल्हण ने राज तरंगिणी जैसा ग्रंथ नहीं लिखा होता तो शायद हमें उस समय के कई महान शासकों के बारे में जानकारी ही नहीं होती, जिनकी कश्मीर की राजनीति और संस्कृति में एक विशेष भूमिका रही है। जम्मू कश्मीर सरकार का आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अतीत से जुड़ी बहुमूल्य धरोहर की देखरेख कर रही है, जिनका जिक्र राज तरंगिणी में भी है। कुछ ऐसे भी इतिहास प्रेमी हैं जो निजी तौर पर इतिहास से जुड़ी चीजों को संग्रहित करते रहते हैं। देश और विदेश के इतिहासकारों ने राज तरंगिणी की प्रशंसा की है।
इस संदर्भ में अनुवादकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें M.A. स्टाइन, R.S. पंडित, J.C. दत्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जाने माने इतिहासकार H.G. रॉलिंसन और R.C. मजूमदार ने भी कलहन की लिखी राजतरंगिणी की बेहद प्रशंसा की है। कलहन कश्मीर का एक ऐसा सूर्य है जो कभी अस्त नहीं हो सकता। उनकी लिखी राजतरंगिणी की किरणें सदा हमें हमारे अतीत के दर्शन करवाती रहेगी। राजतरंगिणी वो अमर गाथा है जो बताती है कि इतिहास सिर्फ बीते समय की बात नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का निरंतर प्रवाह है। अब वक्त है विशेष साक्षात्कार का। इसमें हम जानेंगे एक ऐसी शास्त्रीय गायिका के बारे में जिन्होंने ठुमरी, दादरा, चैती और कजरी को मंचीय गरिमा प्रदान की और बनारस घराने की परंपरा को विश्व भर में प्रतिष्ठित किया। तो आइए मिलते हैं विदुषी सविता देवी से और जानते हैं उनकी सुरमई दुनिया की कुछ अनसुनी बातें। सबसे पहले ठुमरी के लिए एक दो लाइन मैं कहूँगी। संगीत घराने अनेक हैं, ठुमरी के दो अंग, नाचत गावत और बजावत ठुमरी सबके संग। चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो गाना हो या बजाना हो, सारंगी हो, सितार हो, ठुमरी सभी में बजाई गाई जाती है। एक मैंने ठुमरी की फैमिली ट्री बनाई है। ठुमरी के फैमिली ट्री में जो उनका उसके अंदर जैसे आता है ठुमरी, दादरा, जैसे ख्याल बड़ा ख्याल गाते हैं वैसे छोटा ख्याल गाते हैं, वैसे ही ठुमरी के साथ दादरा गाया जाता है। ठुमरी, दादरा, चैती, होरी, कजरी, झूला, बारहमासा इत्यादि जो है ये पूरब अंग की गायकी ठुमरी के साथ निहित है, साथ साथ चलती हैं और इन विधाओं को कलाकार अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ठुमरी गाने के लिए राग, ताल और भाव और साहित्य सबका ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। आज मैं आपके सामने जो कहने जा रही हूँ ठुमरी के विषय में वो है जैसे कि मैंने जैसा कहा कि भाई ठुमरी भाव प्रधान शैली है, लैंग्वेज ऑफ इमोशंस कह सकते हैं इसे, और भाव के बिना तो ठुमरी हो ही नहीं सकती है। जहाँ राधा कृष्ण, और आप देखिए कि जहाँ भी ठुमरी ज़्यादातर होती तो राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति श्रृंगार के ऊपर ज़्यादातर मिलती है। तो ठुमरी जो है आज मैं जो आपको बता रही हूँ थोड़े से इसके एक ठुमरी जो मैंने गाई है। जाओ वहीं तुम शाम जहाँ सारी रैन जगे हो, छोटा सा शब्द है, जाओ वहीं तुम शाम जहाँ सारी रैन जगे हो। राधा भगवान से रूठ गई हैं और कह रही हैं कि जाओ जाओ जहाँ सारी रैन जगे हो, सारी रात जहाँ रहे वहाँ जाओ। लेकिन क्या है, इस भाव को कलाकार जो है वो कितने प्रकार से व्यक्त कर सकता है, कितने प्रकार से बोल बना सकता है और उन भावों को अपने सुरों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से और राग मिश्रण के माध्यम से कितना खूबसूरत बना के प्रस्तुत कर सकता है, वह कलाकार के ऊपर निर्भर करता है। अब यही नहीं कि सुर ठुमरी है तो ठुमरी में हमें छूट है कि हम सुरों का चयन कर सकें, रागों में से रागों को मिलाकर गा सकें, राग भी ले लेते हैं। अब जैसे जाओ वहीं तुम शाम जहाँ सारी रैन जगे हो, तो उसमें भी राग जो है हम मिला सकते हैं, ये हमें छूट है। मगर कैसे? जैसे अगर काजल आँख में लगता है तो सुंदर लगेगा, गाल पे लग जाए तो कालिक हो जाएगी। वैसे ही सुरों का चयन जो होता है या जिस राग की, जैसे खमाज राग है, उसके अंदर कौन सी चीज़, कौन से राग मिलाए जाएं और किस तरीके से उसका चयन किया जाए कि उसकी खूबसूरती और बढ़ जाए और जो कलाकार गाने वाला है उसका व्यक्तित्व, उसका भाव, वो अपने भावों को गाने के द्वारा उजागर कर सके। ये खास विशेषता है ठुमरी की। और सबसे बड़ी छूट ये है कि एक तरह का गुलदस्ता जिसे कहते हैं ना, हर तरह के फूल चुन के एक सुंदर गुलदस्ता बनाना, एक सुंदर पेंटिंग बनाना, हर तरह के कलर लेके, कलर कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं, वो एक ठुमरी की खास चीज़ और देन है जो कि ठुमरी के अंदर हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ये तो ठुमरी है। अब मैंने एक और ठुमरी, जैसे आँखियाँ रसीली तोरी शाम, मोहत ब्रिज की बाम। तो आँखियाँ रसीली तोरी शाम, भाव कितना सुंदर है। साहित्य, हमारी माता जी सिद्धेश्वरी देवी कहा करती थी कि पहले शब्द के भाव क्या हैं उससे समझो।
आँखियाँ यानी बढ़त करते जा रहे हो, न बोल का पता है कि क्या बोल कह रहे हैं, और कहीं कोई बोल लेकर के उसको मतलब तानों में ले लिया या बढ़त में ले लिया कुछ, और उसका कोई मतलब नहीं है। तो हर बोल का एक अर्थ होता है। ठुमरी में भी जो बंदिश है उसका भी एक अर्थ है, और हर ठुमरी का अपना अपना अंदाज है। जाओ वहीं तुम शाम का अपना अंदाज है, उसमें किस तरीके की बढ़त करनी है, कैसे बोल बनाना है, वो एक अलग ढंग है। क्योंकि ये बहुत कुछ निर्भर करता है बंदिश के ऊपर, कैसे बंदिश बनी हुई है और किस तरीके से कौन से भाव उसके अंदर है, ये जानना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं संस्कृति मंत्रालय की अनूठी पहल मेरा गांव मेरी धरोहर की, जो भारत के गांव की संस्कृति को संरक्षित करने का हिमालयी कार्य कर रहा है। इस सेगमेंट में आज हम आपको लिए चलेंगे कुफरी। कुफरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। ये बर्फीली चोटियों और अपने एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। कुफरी अपनी शांत झील और याक सवारी के लिए भी टूरिस्ट के बीच काफी फेमस है। महासू पीक पर स्थित नाग मंदिर न सिर्फ लोक आस्था बल्कि आर्किटेक्चर और प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता है। वहीं हिमालयन नेचर पार्क में हिम तेंदुआ और कस्तूरी मृग जैसे दुर्लभ वन्य जीव देखे जा सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए आपको लिए चलते हैं कुफरी। कुफरी गांव हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में स्थित है। इस गांव का नाम कुफ्र शब्द पर रखा गया है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषाएं पहाड़ी और हिंदी है। कुफरी गांव के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन, दुकानदारी और पर्यटन से संबंधित व्यवसाय है। कुफरी गांव में प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में एक स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है, जिनमें नजदीकी गांवों के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कुफरी गांव के निवासी सैकड़ों साल पुरानी पहाड़ी रस्मों और परंपराओं का पालन आज भी समर्पण के साथ करते हैं। यहाँ के निवासियों की जीवन शैली में तिब्बती संस्कृति की कुछ छाप देखने को मिलती है। कुफरी गांव के पारंपरिक संगीत और नृत्य धर्म से प्रेरित हैं। कुफरी गांव में नाट्य नृत्य प्रसिद्ध है, जो हिमाचली संस्कृति और कला की एक अभिन्न पहचान है। कुफरी गांव के पास स्थित हिमालयन नेशनल पार्क को कुफरी नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कुफरी से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महासू पीक एक खूबसूरत पहाड़ी चोटी है। कुफरी गांव में स्थित भीमा काली का मंदिर स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कुफरी गांव पर्यटकों के बीच बर्फबारी के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में ये गांव बर्फ की चादर से ढक जाता है। हिमालय की अतुल्य खूबसूरती की झांकी प्रदर्शित करता हुआ ये गांव पर्यटन के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना रहा है। तो ये था हमारा आज का सांस्कृतिक सफर, जिसमें कश्मीर से लेकर कुफरी और झुमुर से लेकर दादरा ठुमरी तक के रंग शामिल थे। संस्कृति संवाद के जरिए हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ हम परिचित करवाएं, उन परंपराओं से आपको परिचित करवाएं जो हमारी संस्कृति की आत्मा है, हमारे आज और कल का सेतु हैं। लेकिन याद रखिए, ये सफर आपकी भागीदारी के बिना अधूरा है। अगर आपके गांव या शहर में कोई अनूठी बात या धरोहर है तो उसकी फोटो, वीडियो, अपनी फोटो और नाम के साथ हमें इस ईमेल आईडी पे भेजिए। अगर उसमें संस्कृति की महक है तो फिर वो संस्कृति संवाद का हिस्सा बन सकती है, क्योंकि मेरा गांव मेरी धरोहर अब आपके गांव की कहानी कहने का नेशनल प्लेटफॉर्म है। अब कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां में आपको दिखाते हैं IGNCA में हाल ही में हुए कुछ खास आयोजनों की झलकियां। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अगली बार फिर आपसे मिलेंगे कल्चर के कुछ नए शेड्स और स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और हाँ, सेलिब्रेट योर कल्चर एंड सेलिब्रेट योरसेल्फ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कला निधि प्रभाग ने जनसत्ता के प्रभाष जोशी पुस्तक के लोकार्पण एवं परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारिता जगत और अकादमिक क्षेत्र की प्रतिष्ठित हस्तियों ने शिरकत की।
इस मौके पर विशिष्ट अतिथि विश्वास जनमानस के मन में था। प्रभाष जी जिस तरह के विलक्षण व्यक्ति थे, उनके बारे में जो किताब प्रकाशित हो वो विलक्षण न हो, ऐसा नहीं हो सकता। एक संपादक के रूप में वो कैसे थे, एक लेखक के रूप में वो कैसे थे, क्या उनको पसंद था, क्या पसंद नहीं था। प्रभाष जोशी पुस्तक की योजना बने और उस पर काम भी हो। कार्यक्रम में आधार वक्तव्य आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने दिया। एक बहुत सुंदर पुस्तक आप सबके सामने आई है। प्रभाष जी के साथ काम करने वाले, अलग अलग अवसरों पर उनके साथ भूमिकाएं निभाने वाले ऐसे कई लोगों के महत्वपूर्ण आलेख हैं। आदरणीय राय साहब का एक बहुत लंबा, बहुत अच्छा आलेख है जिसमें वो जनसत्ता महापरिवार के मुखिया, ऐसा प्रभाष जी के नाम से संबोधित करते हुए वो लेख है। आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी का है, रविंद्र त्रिपाठी जी का है, बहुत सारे लेख इसमें महत्वपूर्ण लेख हैं। उसके साथ आदरणीय हरिवंश जी का भी लेख है, बनवारी जी का भी है। तो ये एक अपने आप में प्रभाष जी के जीवन के अलग अलग आयामों को और उनकी पत्रकारिता के आयामों को दर्शाने की कोशिश इस पुस्तक में है। विशेष रूप से जनसत्ता के संदर्भ में वो सारी बातें कही गई हैं। वहीं स्वागत वक्तव्य डीन प्रशासन और कला निधि प्रभाग के प्रमुख प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने दिया और संचालन वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्र ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्म स्थान वडनगर में आयोजित सांस्कृतिक शाम ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन 2025 के अवसर पर आईजीएनसी के क्षेत्रीय केंद्र वडोदरा ने अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों से भारत की बहुरंगी संस्कृति को जीवंत कर दिया। संगीत, नृत्य और लोक कथाओं की शानदार प्रस्तुतियां दर्शकों के दिल को छू गईं। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और देश विदेश से आए गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। वडनगर की ऐतिहासिक भूमि पर ये सांस्कृतिक संगम न सिर्फ गुजरात की विरासत का उत्सव था, बल्कि वसुदैव कुटुंबकम की भावना का भी सशक्त प्रदर्शन था। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान के अंतर्गत नई दिल्ली के राजेंद्र प्रसाद लेन में स्वच्छता अभियान चलाया गया। केंद्र के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर परिसर और आसपास के स्थानों की सफाई कर स्वच्छ भारत, सुंदर भारत के संकल्प को साकार करने का संदेश दिया। ये पहल न केवल स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास थी, बल्कि समाज में जन भागीदारी के महत्व को भी दर्शाती है। कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और संकाय सदस्यों ने आईजीएनसी के सांस्कृतिक अभिलेखागार और संरक्षण प्रभाग का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने अभिलेखागार के समृद्ध संग्रह के बारे में जानकारी हासिल की और संरक्षण प्रयोगशाला का अवलोकन भी किया।